नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में आज मैं आपको सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के मैं आज प्रश्न कराऊंगा, आज जो आपके सामने आज दिया जाएगा, ये कठिनतम प्रश्नों में से एक होंगे। तो चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। आइए, बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में किस प्रकार का अनुभव कराया जाना चाहिए? ये जॉन डीवी के अनुसार है कि बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में डैश का अनुभव कराया जाना चाहिए। नियम का, अनुशासन का, प्रायोगिक जागरूकता का या लोकतंत्र का। तो दोस्तों, मैं इसको एक तरीका आपको बताता हूँ इन प्रश्नों को हल करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ये जो आप लोकतंत्र देखते हो ना, ये लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि ये लोकतंत्र ही बच्चा है, प्रजातंत्र, यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इसका मतलब जो टीचर है वो सरकार है और विद्यार्थी जो है वो क्या है? वो जनता है, वो प्रजा है। तो उसी के लिए सब कुछ बेहतर काम करने हैं। डैट मीन्स आपने बातों को समझ लिया होगा, है ना? तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। एक सेकंड, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ढंग से देखिएगा। अब देखिए आप लोग, क्या लिखा है? विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो बेटा, विकास की अवस्था का जो सही क्रम होता है, पहले शैशवा अवस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। मतलब ये आपका पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि गरीब बच्चों के लिए डैश प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है, यानी गरीब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कौन से वातावरणीय जोखिम कारक हैं? आइए देखते हैं। द मेजर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर द पुअर चिल्ड्रन डेवलपमेंट, डायरिया, HIV, चेचक या मधुमेह। तो आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या सही होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा HIV। जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो मेजर इन्वायरमेंटल रिस्क है, जो वातावरणीय जो कारक है, जो सबसे अधिक जो रिस्क होता है पुअर यानी गरीब बच्चों के लिए, वो होता है HIV का। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखिए फटाफट से क्या बोल रहा है ये। किशोर जो होते हैं दोस्तों, देखिए, किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय क्या होंगे? जो किशोरावस्था के आमतौर पे आपको मैंने आज दिन में भी पढ़ाया था और मैंने बताया था, ये कठिनतम प्रश्नों में से एक हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये किशोरावस्था का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अवस्था जो जीवन का मानकर चलो कि बहुत ही खतरनाक काल और कठिन काल होता है। और यहाँ पे इंसान के अंदर क्या होता है? अहम भाव जागृत होता है, प्राउड वाली फीलिंग आती है, और हाँ, अपराधी प्रवृत्ति भी किशोरावस्था में ही आता है। तो उनमें सुधार लाने के लिए क्या करें हम लोग? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम। जबकि कठोर अनुशासन ये एक निगेटिव उत्तर होता है, ये तो गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। पृथक नहीं करना है, कठोर दंड नहीं अपनाने हैं। इसका मतलब पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, कौन सा सिद्धांत निजी भाषा और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है? निजी भाषा और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है, वो कौन सी भाषा है? क्या वो जेरोम ब्रूनर ने इस बात को कहा है? व्हिच थ्योरी इंकरेज प्राइवेट स्पीच एंड सेल्फ रेगुलेशन, यानी कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों, वो थे लेओ वाइगोत्स्की, जिन्होंने निजी भाषा, एक प्रश्न था कि कोई बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है, यानी कपड़े को प्रेस करते हुए अगर स्वयं से बातें करता है तो वो क्या कर रहा है? तो दोस्त, इसका राइट आंसर होगा कि वो अपने कार्य को दिशा दे रहा है, वो उसकी अपनी निजी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? तो यू हैव टू कमेंट नाउ। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, परिवर्तन या विनियमन। तो आपको इसके लिए कमेंट करके बताना है।
फटाफट आपको कमेंट करके बताना होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक, बेटा अभिव्यक्ति के लिए भावना आपके अंदर होनी चाहिए। मूल्यांकन अगर आप किसी व्यक्ति को कर रहे हो तो वो भी आपकी एक इमोशंस हैं, उसके इमोशंस को समझ कर ही करते हो। रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विनिमय। रेगुलेट यानी जिस तरह के प्रश्न कर रहे हो क्या उस बच्चे के लिए वो कोरिलेट करेगा, लेकिन परिवर्तन का भावना से कोई लेना देना नहीं होता है। तो निगेटिव आंसर आपसे करवा रहा है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो साफ ना दिख रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा सा जूम नहीं है, तो आप क्या कर लें, वीडियो क्वालिटी को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें, जाइए क्वालिटी वाले सेक्शन में और वहाँ पे जाकर देखिए आप लोग वीडियो क्वालिटी को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो 720p पे आप लोग वहाँ पे क्लिक कर लीजिए, बहुत ही साफ आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, वह क्रम, एक सेकेंड ढंग से समझिएगा इस बात को, क्या बोला इसने, वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है वो इनमें से कौन सा क्रम ऐसा है जो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। चलिए तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, भाषा, पहले आपका सुनना जरूरी होता है। क्या, पहले सुनना, फिर क्या होता है, पहले श्रवण कीजिए, सुनने के बाद कथन को समझिए, उसके बाद फिर पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आपके अंदर लेखन कौशल का, यानी कि श्रवण, भाई सुनो, सुनते हो, बात समझ में आई तो एक कथन बनता है, और जब कथन अपनी आपके दिमाग में सेट होता है तो फिर आप उसको पढ़ना शुरू करते हो दोबारा से, और फिर लेखन कौशल का विकास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का आप ये भी कह सकते हो कि जो भाषा के क्रम जो अर्जित किए जाते हैं ये आमतौर पे यही है दोस्तों, सुबोपाली, LSRW, यानी L फॉर लिसन, S फॉर स्पीक, यानी वही मैंने क्या कहा कथन, और R फॉर रीड और W फॉर राइट यानी लिखना। तो सुबोपाली भी कह सकते हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, कथन मतलब वही कथन, बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बस अंदाज अलग है, एक सेकेंड, क्या बोला इसने, द टाइप ऑफ एजुकेशन वेयर स्टूडेंट ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स आर टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। इनके कहने का मतलब ये है जहाँ पे वंचित समूह के बच्चे एक सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं, तो वो कौन सी क्लास होती है दोस्त, तो वो होती है समावेशी क्लास। समावेशी क्लास में चाहे वो अपंग बालक हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, हर तरह के बच्चों को एक तरह और एक समान शिक्षा दी जाती है। समझ पाई बात को, आई होप आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई, देखिएगा, सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को डैश डैश कहा जाता है, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ सर्विसेज कॉल्ड। सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था क्या है, क्या वो अंतर्वेशन है, क्या सार्वभौमिकरण है, या अस्तित्ववाद है, या दोस्तों आप कहोगे कि इसको हम पार्श्वीकरण कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ, ढंग से देखिएगा। तो इसका दोस्तों देखिए, इंक्लूजन तो ठीक है, इंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन जो पार्श्वीकरण होता है मेरे दोस्त, मार्जिनलाइजेशन जो होता है, ये जो होता है ये सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को कहते हैं पार्श्वीकरण। कहते हैं ना पार्श्विक चिंतन का बच्चा है, कुछ अलग सोचता है, कुछ हट के सोचता है, वही होता है दोस्त। तो इस चैनल पे हमारे जो भी बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हों, समझ आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को देख लिया। एक बार इस चैनल पे भरोसा ज़रूर करें, और हाँ, हम आपके भरोसे पर ज़रूर यकीनन हम खरे उतरेंगे, 100% सफलता यहीं सुनिश्चित की जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं भाई ये बोल रहे हैं कि एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए होती है। तो मैं कितनी बार आपको बताऊं, एक मूर्तिकार हो, शिल्पकार हो, चित्रकार हो, उसके लिए स्थान मायने रखता है। भैया मैं उस चित्रकार की बात नहीं करता, ये हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की बात कर रहे हैं, कि जो पैसों पे काम करता है। मैं उस चित्रकार की बात कर रहा हूँ कि जिसे किसी काम को करने के लिए स्वाभाविक रूप से उसने देखा कि उसे अच्छा लग गया तो उसकी हाथ खुद चल पड़े और चित्र बन के तैयार हो गया। तो शिल्पकार हो, चित्रकार हो, इन सब में क्या होता है, स्थानिक बुद्धि होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं।
कौन से कौशल में? तो यू हैव टू कमेंट नाउ। शरीर और हाथ आँख समन्वय की जो कह सकते हो कि छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं, तो इसमें कौन सा होता है आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो क्या ये उत्कृष्ट मोटर कौशल होता है, या गतिक कौशल होता है, या सकल मोटर कौशल होता है, या शारीरिक आप कह सकते हो कि गति संवेदी बुद्धि होता है, तो इसमें कौन सा होगा? तो पहले समझिएगा क्या कह रहे हैं कि व्हाट स्किल इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी एंड हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो कौन सा कौशल है जिसमें शरीर, हाथ, आँख ये की छोटी छोटी मांसपेशियाँ शामिल? तो बेटा ये होता है, मैंने क्या बोला, ये जो आज का वीडियो मैं आपको करा रहा हूँ कठिनतम प्रश्नों में से एक रहेंगे। उत्कृष्ट मोटर कौशल कहते हैं इसको, गति कौशल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मोशन थोड़ी कर रहे हो, सिर्फ बात हो रही है कि किस कौशल में। उत्कृष्ट का मतलब ये सोचने समझने की क्षमता की बात हो रही है। जैसे कोई चिंतन करने वाली बात हो गई, कोई प्रश्न आपके सामने आया और फिर आपसे चिंतन ये करवाया जाए कि भाई इसके बारे में बताइए क्या होगा। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर पानी ना होता तो फिर इस पर जीवन कैसा होता, तो इसका मतलब ये आपके चिंतन पर आपको चिंतन करने के लिए मजबूर कर रहा है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आइए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, आराम समझिए, देन इसका आंसर करिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है? यानी अर्थहीन भाषण की जो ध्वनि है जो बच्चा सबसे पहले करता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द मीनिंगलेस स्पीच दैट ए बेबी मेक्स। मतलब बच्चा पैदा हुआ और जो वो पहली आवाज़ निकालता है उसे क्या कहते हैं? आपके नज़रिए में क्या है, ज़रूर हमें बताएं। जी हाँ, वैबलिंग, टेलीग्राफिक स्पीच, क्राइंग या सिंटैक्स। सिंटैक्स दोस्तों अलग चीज़ होता है, वो तो ग्रामर की पार्ट है इंग्लिश का। तो बैबलिंग होगा यानी बड़बड़ाहट होगा, या टेलीग्राफिक भाषण होगा, या रोना होगा, या वाक्य विन्यास। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा बैबलिंग, मतलब बड़बड़ाहट। तो हमने क्या बोला, उसका हंसना, उसका रोना, उसका चिल्लाना, हर एक प्रकार की प्रक्रिया उसकी एक भाषा है, और बड़बड़ाना भी उसकी एक भाषा है जो कि प्राथमिक भाषा थी उसकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाइए, सभी लोग देर ना करें। देखिए क्या बोला इसने, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या बोला इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, एक सेकंड। किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है कि जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है या सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे? मतलब कि व्हाट प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड, कौन से सिद्धांत का उपयोग हो रहा है व्हेन ए निगेटिव स्टिमुलस, जब किसी नकारात्मक उद्दीपन को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट मतलब वातावरण से, इन ऑर्डर टू इंश्योर डैट ए बिहेवियर पेरिस्ट, कि जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई व्यवहार बना रहे। यानी किसी व्यवहार को बने रहने के लिए किसी निगेटिव उद्दीपन को हटा लिया जाए, तो ये क्या होता है? मतलब ये कुछ कौन सा प्रिंसिपल है ये आपका बताइए, सकारात्मक दंड है, या आप वही फिर से दोबारा है कि रिफोर्समेंट यानी सकारात्मक पुनर्बलन है, या नकारात्मक है, या नकारात्मक पुनर्। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नकारात्मक, क्या है ये, पुनर्बलन है। जी हाँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सबको साथ लेकर चलिए। ये कोई आपके अपनी प्रश्न, आप लोग जब उत्तर करते हो ना, तो सबसे बड़ी बेटा कमी ये रह जाती है कि आप उसको खुद पर ले लेते हो, जबकि प्रश्न में ऐसा नहीं होता। ये प्राइमरी लेवल के बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ अलग थलग किसी को हटाने की बात नहीं होनी चाहिए ना, अलग थलग नहीं करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का जो प्रयोग था क्लासिकल का सिद्धांत पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा क्या थी? ये तो बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट वाज द न्यूट्रल स्टिमुलस इन इवान पावलोव्स फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में जो पावलोव ने प्रयोग किया था, तो जो तटस्थ प्रेरणा थी वो क्या थी? आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो क्या होगी तटस्थ प्रेरणा, क्या थी? यू हैव टू कमेंट नाउ। चलिए, क्या वो लार था, क्या भोजन था, या घंटी थी, या आप कह सकते हो कि या कुत्ता था? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो, तटस्थ का मतलब होता है स्थिर रहना, ये घंटी। चूंकि अगर घंटी ना भी बजी, उसे स्थिर भी कर दिया गया, घंटी तो वैसे भी स्थिर है, घंटी तो वैसे भी स्थिर है, कौन सा उसमें मोशन हो रहा है? तो कहने का भाव ये हो गया कि जैसे घंटी के बजने पर उसके मुंह में लार आता था, तो क्या हुआ कि घंटी को एक बार क्या किया गया, घंटी ही सिर्फ बजाई गई
और चेक किया जाता है क्या लार आता है, फिर भी आता है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द न्यूट्रल स्टिमुलस इन इवान पावलोव्स फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, तो दोस्तों वो होगी घंटी। अगला प्रश्न 15वां क्वेश्चन, तर्क में इन रीजनिंग द एसोसिएशन बिगिंस विथ ए प्रॉब्लम एंड एंड्स विथ ए, क्या बात है भाई, ये जबर कह रहे हैं कि तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और समाधान पे फिनिश होता है। जाहिर बात समस्या आएगी समाधान पे एंड होना जरूरी भी है, ऐसा तो है ही नहीं कि समस्या है और समाधान ना हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए, 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि, बुद्धि के विकास के संदर्भ में आपको बताना है कि जो जुड़वा अध्ययन होते हैं उनके परिणाम क्या इंगित करते हैं। तो सीधा सीधा वहाँ पे ये देखिए जहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण हों, तो हमको पता है कि जो वंशानुक्रम है यानी कि आनुवांशिक और वातावरण दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उसकी सफलता के लिए। तो ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ढंग से देखिए क्या बोल रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन ने कहा कि शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल जो थी यानी संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत था, पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा जो ऑप्शन डी देख रहे हो आप लोग, क्या लिखा है इसमें, शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है, प्रोत्साहित करिए। देखो यार सीधी सी मैं बात बताऊँ आपको, जिस ऑप्शन में इतनी सारी आपको पॉजिटिविटी ऑप्शन दिख गए, क्या जागरूक, प्रोत्साहन, नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित, उससे बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 18वां, देख लीजिए सभी लोग फटाफट से। बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें क्या होता है, चिंता, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डैट मीन्स ये है चिंता होगी तो अपनी जो डर संबंधित भावनाएं हैं उनको तो महसूस करेंगे ही करेंगे। भाई चिंता एक नई समस्याओं को जन्म देता है, इट इज़ वेरी राइट थिंग, ये बिल्कुल सही बात है, चिंता ही तो एक नई समस्या को जन्म देता है, तो टेंशन ना करें। अगला क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़िए, क्या बोल रहा है 19 क्वेश्चन, डैश दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है, यानी चाइल्डहुड बिकम्स ए सेंट्रल फैक्टर फॉर द बिहेवियर एज एडल्ट्स अकॉर्डिंग टू, भैया ये होगा मनोविश्लेषण सोच के हिसाब से, यानी मनोविश्लेषणवाद के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषण, ठीक है, तो आपको टिक मार देना है मनोविश्लेषण पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाइए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान पे देखना है। कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया में सक्षम होते हैं जबकि जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, यह उनके किसको दिखाता है, अधिगम शैलियों को प्रदर्शित करता है। कैसे, क्या बोला, सम चिल्ड्रन आर एबल टू प्रोसेस मोर, यानी कि कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं, जबकि व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विजुअली, जब जानकारी को उनके सामने प्रस्तुत की जाती है, दिस रेफर्स टू दियर, तो ये उनको क्या दी, वो उनके मन के विश्लेषण को, मन के विचार को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है ना, विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए। सीधी सी बात है कि स्वयं पर हो तो ज़्यादा बेहतर हो, औरों पर ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हु इज़ द सेंट्रल फोकस फॉर एन इंडिविजुअल टू गेट गाइडेंस इन स्कूल, चाहे वो शिक्षार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे जहाँ हो, तो अगर उसे क्या बोला, सेंट्रल फोकस फॉर इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही, किसी एक पर फोकस नहीं हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल का मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सफलता मायने रखती है, वही चीज़। अगला प्रश्न 22, बोबो गुड़िया पर प्रयोग किया था, बार्बी डॉल पे प्रयोग किया था दोस्तों किसने, बंडूरा ने किया था, वही बंडूरा थे जो सामाजिक अधिगम पर सिद्धांत दिया था, अवलोकनात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, इन सब पर सिद्धांत दिया था किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए 23, क्या बोल रहा है भाई, कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए, ये कौन मानता था। हु बिलीव्ड दैट टीचर्स शुड टीच बाय द अपीलिंग टू स्टूडेंट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड क्रिएट, कौन मानता था भाई ये। तो बेटा इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो कौन सा होगा, जी हाँ
कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवृत्त करने के लिए उनकी प्रकृति जो है वो क्या हो, प्रवृत्ति उभारना चाहिए। तो ये इसके लिए आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए फटाफट से, आप लोग के लिए कमेंट्स इसके करना है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा जीन पियाजे। इसकी मतलब जीन पियाजे ने ये माना था कि शोध और रचना में प्रवृत्त करने के लिए उनकी प्रकृति उभारनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 24 के लिए आपको देखना होगा क्या है। मैस्लो की जब बात आती है दोस्तों, तो वो कहते हैं कि आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की आवश्यकता को निम्न रूप में जाना जाता है। वो होती है विकास आवश्यकता, जो कि आपको दिख ही गया है आंसर। तो इसमें आपको बताने की क्या जो ग्रोथ नीड्स में हो जाएगा। अगला 25 पे आ जाइए। माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं। अब देखिए ये चीज़ आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है कि कैसे इस चीज़ को आप सेट कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए, क्या बोल रहा है ऑप्शन डी। ये कह रहा है पहले तो ये जानो कि स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है। एक ऐसी परंपरा जिसमें माता पिता बच्चों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं, यानी यही करना है तुम्हें। माँ बाप क्या बोलते हैं, यही करना है बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 27वां क्वेश्चन देखिए। अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका विलोप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 28 देखिएगा, क्या बोला। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जिसे अपना गृह कार्य पूरा करने में समस्या करना पड़ता है, जिसकी क्षमता। और फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, ये बी वाला ऑप्शन आप देखिए, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, ये उसको स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये आपके लिए। 29वां क्वेश्चन सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए नियमों को क्या करना चाहिए। नियमों को कहा जाता है शिक्षण सूत्र। और अंतिम प्रश्न आज का 30 देखिए कि द टर्म सेरेब्रल पाल्सी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पॉपुलाइज्ड बाई, किसके द्वारा ये किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर विलियम ऑस्लर है। यानी कि शब्द प्रामस्तिष्क यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी को किसके द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय किया गया था, तो वो था सर विलियम ऑस्लर। मैंने आपको बताया था कि आज के सेशन में कठिनतम प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं, जो कि आपको पूरी तरह से टेस्ट करेगा और 100% ही सफलता की तरफ आपको ले चलेगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई अगर कमी रह गई हो, कोई बात ना समझ आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। लाइव क्लास में आपकी इन बातों को ले लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।